नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना उत्तराखंड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आगामी 5 मार्च को होने वाले कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए रणनीति तैयारी करेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ 20 दिन शेष हैं, तो हम हमारे सिलेबस को जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। आप में से अधिकांश लोग पहले से तैयारी करते हुए आ रहे होंगे और पुलिस कांस्टेबल और पटवारी का पेपर दिया होगा, और आप लोगों को देकर लगा होगा कि इतना डीपली पढ़ाई करने के बावजूद हम नंबर नहीं खींच पा रहे हैं। और जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनके लिए आज की यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आगामी कनिष्ठ सहायक परीक्षा की रणनीति बताऊंगा। इसमें हम सिर्फ वही चीज़ें आपको बताएंगे जहां तक आयोग की रीच हो सकती है, तथा वे क्वेश्चन अधिकांश एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम अप्रैल माह में है, उसके लिए हम विस्तृत वीडियोज़ लाएंगे। लेकिन कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा है उसमें समय कम होने की वजह से सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें स्किप की गई हैं जो एग्ज़ाम में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे पहले आपको मैं एक बार सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हमारा जीके जीएस उत्तराखंड और रीजनिंग का 75 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होगा, और साथ में जो हमारा 25 मार्क्स का हिंदी का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो हमारा आज शुरू करते हैं, इंडियन हिस्ट्री से शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा आज प्राचीन इतिहास होगा उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट बताया जाएगा। बाकी जो कुछ चीज़ें हमने इसमें स्किप की हुई हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना कम रहती है। अगर आप चाहें तो उसमें सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बारे में, उसकी जो विशेषताएं हैं वो आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। इसमें जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनसे संबंधित जानकारी पढ़नी है। साथ में जो संगीतियाँ हुई थी, जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी उसके बारे में पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो मृत्यु और जो जन्म हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद बात आती है बौद्ध धर्म की। जैसे हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा उसी प्रकार हम बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उनसे संबंधित जो 4 समितियाँ थी उसके बारे में पढ़ेंगे। जन्म, मृत्यु और जो उनके उपदेश थे, और साथ में जो उनका त्रिपिटक थे, उनके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत रूप से आगामी वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। आपको अप्रोच कैसी बनानी है उसके लिए है। इसके बाद बात करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है और कर व्यवस्था है, साथ में जो अशोक के अभिलेख थे, सिक्के हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने पढ़ना है। साथ में जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनसे संबंधित जो अभिलेख है उसके बारे में पढ़ना है। तो बात करते हैं आगे सातवाहन वंश की, जिसके संस्थापक सिमुक और राजधानी इनकी जो है प्रतिष्ठान थी, जो कि महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ जो इसके कुछ शासक हुए थे जिसमें से गौतमीपुत्र सातकर्णी इंपोर्टेंट बनते हैं, और सातवाहन वंश के जो शीशे के सिक्के थे वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। इसके बाद आते हैं शक शासक, जिन्हें क्षत्रप भी बोला जाता है। इसमें सिर्फ जो रुद्रदामन थे वो इम्पोर्टेंट बनते हैं, जिनका जूनागढ़ का अभिलेख है गुजरात गिर पर्वत के सामने, जो कि संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इसकी अब बात करते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश में भी सिर्फ एक जो राजा हैं कनिष्क, ये इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में, और इनके समय में चौथी बौद्ध संगीति शुरू हुई थी, और जो गांधार और मथुरा शैली है इनके समय में शुरू हुई थी। इन्होंने रेशम मार्ग की शुरुआत करी, और इनके जो दरबारी हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है, और इन्होंने शुद्ध सोने की जो सिक्के थे वो चालू किए थे। इसके बाद बात आती है गुप्त वंश की। इसमें जो हमारा गुप्त वंश है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट राजा इस प्रकार हैं: समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। इसमें से जो समुद्रगुप्त हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि जो समुद्रगुप्त हैं उनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। इसके साथ साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके दरबार में जो नवरत्न थे उनके बारे में पढ़ना है। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त, इनके बारे में हमने जानकारी एकत्रित करनी है। जो भानुगुप्त हैं इनका जो एरन अभिलेख है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टि से। और गुप्त वंश के समय में जो साहित्य और रचनाकार थे वो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। और गुप्त वंश से संबंधित जो कर व्यवस्था थी,
मुद्राएं थी, अभिलेख है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पुष्यभूति वंश, या फिर उसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट राजा थे वो हर्षवर्धन, जिला शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो राजधानी थी पहले थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने कन्नौज शिफ्ट की। इनके समय में वेनसांग जो आते हैं, भारत में इनका आगमन होता है, और इनसे संबंधित हमने हर अभियान पढ़ने हैं, बाण भट्ट की रचनाएं पढ़नी है, और साथ में जो हर्षवर्धन थे उनकी भी कुछ रचनाएं हैं, उनसे संबंधित हमें जानकारी जो है पढ़नी है। इसके बाद आता है जो संगम काल होता है। संगम काल में हालांकि उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। उसके बाद जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंहवर्मन, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित करनी है। इसके बाद जो नरसिंह वर्मन आते हैं और नरसिंह वर्मन द्वितीय आते हैं, ये इस वंश के मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा थे, जिसमें नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम जो नगर था वो बसाया था, वहीं पर एक सप्त पैगोड़ा मंदिर भी है। और जो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे, उन्होंने जो कांची है वहाँ का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया हुआ था। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आयोग अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रस्तुत करता है जिन जो निर्माण शैलियाँ होती हैं, या फिर किसी ने कुछ निर्माण कराया है, उनसे संबंधित जो है आयोग क्वेश्चन करता है। इसके बाद आता है चोल वंश, जिनकी राजधानी तंजौर थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट राजा हैं राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल हैं, जिसमें राजराज प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर भी बोलते हैं इसको, और जो राजेंद्र चोल थे, इनकी जो उपाधि मिली थी गंगाकोंड चोल की, क्योंकि इन्होंने जो बंगाल में जो शासन था वहाँ तक अपना विस्तार किया हुआ था, जो गंगा नदी तट था उसके साथ साथ। इसके बाद आती है जो चालुक्य वंश है। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, जिसमें वातापी, कल्याणी और वेंगी हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है वो वातापी जो शाखा है, उसके जो पुलकेशिन द्वितीय हैं वो इम्पोर्टेंट बनते हैं। इनके द्वारा जो किए गए युद्ध हैं, जो कि नर्मदा नदी तट पर जो हर्षवर्धन के साथ हुआ था, उसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख में मिलती है, जो कि रवि कीर्ति का है संस्कृत भाषा में। इससे संबंधित और भी हम जानकारी एकत्रित करेंगे। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट राजा इस प्रकार हैं: कृष्ण फर्स्ट और ध्रुव। जो कृष्ण फर्स्ट थे, इन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया हुआ था। साथ में जो ध्रुव हैं, इन्होंने जो कन्नौज की गद्दी को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें अपना राष्ट्रकूट की तरफ से भाग लिया हुआ था। इसके अतिरिक्त जो अन्य वंश थे जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, वो पाल वंश और प्रतिहार वंश। पाल वंश से धर्मपाल और प्रतिहार वंश से वत्सराज ने भाग लिया हुआ था। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात आती है पाल वंश की। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे, और जिस प्रकार हमने ऊपर बात की धर्मपाल की, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया हुआ था। तो आगे बात आती है प्रतिहार वंश की। इसके जो वत्सराज थे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे, जो अंतिम में त्रिपक्षीय संघर्ष में जो बैठे थे कन्नौज की गद्दी पर, वो प्रतिहार वंश ही थे। इसमें जो राजधानी बनाई थी, मिहिर भोज ने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। इसके बाद बात करते हैं चंदेल वंश की, जिसके संस्थापक नन्नुक थे, और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो खजुराहो मंदिर से बनती हैं, कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया। तो इसमें जो अधिकांशतः जो खजुराहो के मंदिर हैं, और जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, उनके जो निर्माण है वो चंदेल वंशों ने कराया था। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो का अंत इसी के साथ करते हैं। अगली वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा जाएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।